मैं डॉक्टर मनीषा जगदीशाल वर्मा किसान विद्या प्रसारक संस्था एसपीडीएम एसी कॉलेज में इतिहास विभाग में सहायक पद पर कार्यरत हूँ। इसके पहले मैंने आपको भारत में मुगलकालीन राज परिवार की प्रसिद्ध महिलाओं के बारे में जानकारी दी थी। उस वीडियो को आपने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, पसंद किया, इसलिए मुझे प्रोत्साहन मिला। इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मैं आपको मेरी संक्षिप्त में जानकारी देना चाहती हूँ। मेरी शिक्षा एमफिल पीएचडी नेट हो चुका है। यूजीसी द्वारा माइनर प्रोजेक्ट मेरा पूरा हो चुका है। एक किताब पब्लिश हो चुकी है तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक लेख मेरे प्रकाशित हो चुके हैं। यूजीसी लिस्टेड में जो जर्नल्स रहते हैं उसमें भी मेरे लेख प्रकाशित होते रहते हैं। इतिहास के अन्य पहलू पर कार्य करना यह हमारा कर्तव्य रहता है और इसी आधार पर प्राचीन मध्ययुगीन या अर्वाचीन में जो इतिहास के अनछुए पहलू है उन पर मुझे कार्य करना है। इसी में आता है मध्यकाल में कर्तव्यदार महिलाएं और इसी वजह से मैंने अभी फिलहाल मध्यकालीन महिलाओं जो कर्तव्यदार महिला है उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। जो जानकारी मुझे मिलती तो मैं सोचती हूँ कि ये जानकारी सभी को पता चले और मैं इसी यूट्यूब के द्वारा मैं यूट्यूब का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि यूट्यूब के द्वारा यह जानकारी आप सभी तक पहुँचती है या पहुँचाई जाती है। इसीलिए ये इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको नए नए वीडियो मेरे नए वीडियो आते रहेंगे। आप पसंद करते रहिएगा और मैं अभी और कुछ ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। और लेट्स स्टार्ट, आपका वीडियो चालू हो गया। चलो ठीक, ओके बाय। साहसी वीरांगना रानी दुर्गावती का पराक्रम पराक्रम पराक्रम, मैं उन्हें शतशः नमन करती हूँ। गौंड राज्य। ऐतिहासिक काल में गोंडवाना क्षेत्र में अनेक राजवंश का समय समय पर उदय और ह्रास हुआ है। गड़ा मंडला का गोंड राजवंश की स्थापना और विकास के बारे में विधिवत लिखित इतिहास तो नहीं है, पर मध्यकालीन इतिहासकारों, विदेशी यात्री, पुरातत्व, जनश्रुति और लोकगीतों के माध्यम से जानकारी संकलित की जा सकती है। मध्यकाल में गड़ा मंडला का नाम गड़ा कंटगा नाम से प्रचलित था। इसी राजवंश के हृदय शाह राजा ने मंडला की कुछ दूरी पर रामनगर को अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद नरेंद्र शाह ने राजधानी को मंडला स्थलांतरित की, तब इसे यह गड़ा मंडला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गड़ा राज्य की सीमा झारखंड प्रदेश, मंडला, बुंदेलखंड, बरार तक थी। सबसे अधिक विस्तार प्रतापी राजा संग्राम शाह के समय था तथा सुप्रसिद्ध वीरांगना रानी दुर्गावती की पराजय के बाद राज्य की सीमा धीरे धीरे कम होती गई। रानी दुर्गावती का जन्म और प्रारंभिक जीवन। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को महोबा में हुआ था। दुर्गावती के पिता महोबा के राजा थे। रानी दुर्गावती सुंदर, सुशील, विनम्र, योग्य और साहसी लड़की थी। महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। दुर्गाष्टमी पर जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण उनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई थी। रानी दुर्गावती का बचपन उस माहौल में बीता जिस राजवंश ने अपने मान सम्मान के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। रानी दुर्गावती ने इस कारण बचपन से ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी प्राप्त की थी। कहा जाता है कि तलवारबाजी में उनके सामने बड़े बड़े योद्धा नहीं टिकते थे। रानी दुर्गावती का विवाह। संग्राम शाह के 2 पुत्र थे, दलपत शाह और चंद्र शाह। दलपत शाह के माँ का नाम पद्मावती था। संग्राम शाह का देहांत ईस्वी सन 1543 में होने के उपरांत उनके ज्येष्ठ पुत्र दलपत शाह को उत्तराधिकारी में विशाल राज्य विरासत में मिला। उसने अपनी राजधानी सिंगोरगढ़ को बनाई। उन्होंने इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार 7 या 8 साल राज्य किया था।
दलपत शाह ने भी अपने साम्राज्यों का विस्तार किया। वह कुशल प्रशासक तथा सुंदर और वीर पुरुष था। उसे आधार सिंह कायस्थ का योग्य अधिकारी और निपुण प्रशासक का सहयोग मिला था। रानी दुर्गावती का विवाह गढ़ामंडला के तेजस्वी राजकुमार और संग्राम शाह के ज्येष्ठ पुत्र दलपत शाह के साथ हुआ। विवाह के बारे में कहा जाता है कि यह दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। तब रानी दुर्गावती ने दलपत शाह को संदेश भेजकर हरण करने को कहा था। तब राजकुमार दलपत शाह ने 12,000 सैनिकों के साथ सिंहगढ़ से महोबा पहुंचा और विरोधी पक्ष को परास्त कर राजकुमारी दुर्गावती का हरण कर विवाह किया। उनका वैवाहिक जीवन सुखी और समृद्ध पूर्ण था। पुत्र की प्राप्ति और राजा दलपत शाह का देहांत। विवाह के कुछ वर्षों उपरांत ईस्वी सन 1545 में उनको पुत्र हुआ जिसका नाम वीर नारायण था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का देहांत हो गया। उस समय रानी दुर्गावती के गोद में 3 वर्षीय वीर नारायण ही था। रानी दुर्गावती शासक के रूप में। रानी दुर्गावती ने संरक्षिका तथा राजमाता के रूप में शासन किया तथा गौड़ साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। 2 मंत्रियों आधार कायस्थ और मान ठाकुर ने प्रशासन की सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से देखभाल करने में रानी दुर्गावती की मदद की थी। रानी ने अपनी राजधानी को सिंहगढ़ के स्थान से लेकर चौरागढ़ ले गई। रानी दुर्गावती सदैव प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखती थी। राज्य के साथ साथ उसने सुसज्जित स्थायी सेना बनाई थी और अपनी वीरता, उदारता, चतुराई से राजनीतिक एकता स्थापित की थी। गोंडवाना राज्य शक्तिशाली और संपन्न राज्यों में गिने जाने लगा। इसे से दुर्गावती की ख्याति चारों ओर फैल गई थी। रानी दुर्गावती ने 16 साल तक शासन किया। आईने अकबरी ने कहा है, महान इतिहासकार अबुल फजल कहते हैं कि रानी दुर्गावती 20,000 अश्वरोही 900 प्रसिद्ध हाथी लेकर लड़ा करती थी। वह तोप तथा बंदूक के निशाने लगाने में कुशल थी। सदैव आखेट के लिए जानी जाती थी तथा अपनी बंदूक से पशुओं का शिकार करती थी। उनका यह नियम था कि जब भी कोई जानवर के प्रकट होने की सूचना अगर उसे मिल जाए तो वह उसे मारे बिना पानी भी नहीं पीती थी। उसने राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक अनेक क्षेत्रों में विकास किया, पर मैंने उसकी सविस्तर जानकारी इसमें नहीं दी है। शायद उसके लिए मुझे और वापस वीडियो बनाना पड़े। बाज बहादुर और रानी दुर्गावती। शेरशाह की मौत के बाद शुजात खान ने मालवा का कार्यभार संभाला, जो उस समय वह गणराज्य पर शासन कर रहा था। शुजात खान के बाद उसके पुत्र बाज बहादुर ने कमान अपने हाथ में ली, जो रानी रूपमती से प्रेम के लिए प्रसिद्ध हुआ था। बाज बहादुर खान मालवा के अंतिम सुल्तान थे जिन्होंने 1555 से 1562 तक राज्य किया था। रानी रूपमती अपार सुंदरी थी। उसकी स्वर लहरी बहुत मधुर थी। वह गायन वादन कला में भी निपुण थी। बाज बहादुर स्वयं भी गायन वादन कला का उस्ताद था। रूपमती के इन्हीं गुणों के कारण वह उसकी ओर आकर्षित हुआ और तब उनमें परस्पर अगाध प्रेम हो गया। उस समय मालवा में संगीत विद्या बहुत बड़ी थी तथा विस्तार हो गया था। बाज बहादुर और रानी रूपमती दोनों ही उसकी उन्नति और साधना में लीन हो गए थे। वीरांगना रानी दुर्गावती और बाज बहादुर। रानी दुर्गावती ने अपने राज्य कारभार की डोर अपने हाथ में ले ली। उसी समय अफगान सुल्तान शेरशाह सूरी ने मालवा में आक्रमण कर अपना प्रभुत्व निर्माण किया था। इसी आक्रमण से मियाना अफगान
दो रूपों में रानी दुर्गावती के राज्य में प्रवेश किया। एक तो उन्होंने आक्रमण किया पर वह सफल नहीं हो पाए, और दूसरे मियाना अफगान रानी दुर्गावती के यहाँ नौकरी कर ली। मालवा में सुजात खान गवर्नर की मृत्यु के बाद वहाँ उसका लड़का बाज बहादुर सत्तारूढ़ हुआ। रानी दुर्गावती को बाज बहादुर के युद्ध का भी सामना करना पड़ा। इतिहासकार फरिश्ता ने इस युद्ध का संक्षिप्त में वर्णन इस तरह किया है। इस संघर्ष में बाज बहादुर सेना सहित इस तरह गिर गया था कि इस संघर्ष में बाज बहादुर सेना सहित इस तरह गिर गया था कि सेना के पांव उखड़ गए और बाध्य होकर उसे अकेले जान बचाकर सारंगपुर, जो मालवा में है, वहां भागना पड़ा। पर उसकी सेना को घेर लिया गया तथा अनेक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए गए। यह घटना से बाज बहादुर बहुत अपमानित हुआ। इसके बाद वह भोग विलास में डूब गया। वह मालवा का आखिरी सुल्तान था। बाद में अकबर ने अपनी सत्ता काबिज की। गोंडवाना साम्राज्य की महान शासिका महान मुगल सम्राट अकबर को चुनौती। रानी दुर्गावती के पास एक श्वेत हाथी था। उसका नाम था सरमन। रानी का कुशल राजनीतिज्ञ दीवान आधार सिंह था। अकबर ने इन दोनों को उपहार स्वरूप मांगा था। रानी दुर्गावती को संदेश भेजा था कि यह दोनों मुझे दे दे, पर इस संदेश को रानी ने तिरस्कृत करके ठुकरा दिया। इस पर बादशाह अकबर क्रोधित हो गए और यही कारण था कि मालवा के बाज बहादुर को भी उन्होंने 2 बार पराजय किया था। रानी दुर्गावती द्वारा बाज बहादुर की पराजय की चर्चा तथा यश चारों ओर फैल गया था। यह चर्चा अकबर के दरबार में भी होना स्वाभाविक था। अकबर ने मालवा पर अपना अधिकार कर लिया था, जिससे अकबर की साम्राज्य की सीमा गोंडवाना राज्य की सीमा को स्पर्श करने लगी थी। तब अकबर ने आसफ खां को आक्रमण करने का आदेश दिया। अकबर की इस नीति पर अनेक इतिहासकारों ने आलोचना की है। आसफ खां की लालसा नर्मदा घाट के उपजाऊ क्षेत्र पर कब्जा करने की थी तथा गढ़ा के ऐश्वर्य और संपन्नता की ख्याति चारों ओर फैली थी तथा यहाँ श्री का शासन है, इस पर आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है। यह सोचकर उसने आक्रमण की योजना बनाई। गढ़ा राज्य पर आक्रमण किया तथा तब गढ़ा की राजधानी चौरागढ़ थी। रानी दुर्गावती का आसफ खान से नरई का युद्ध। सर्वप्रथम आसफ खान ने गढ़ा राज्य को सीमावर्ती क्षेत्र के गांव और बस्तियों को लूटना प्रारंभ किया। जब उसका कोई प्रतिरोध नहीं हुआ तो उसने गढ़ा राज्य पर विस्तृत आक्रमण की योजना बनाई तथा 10,000 घोड़ेसवार और बड़ी संख्या में पैदल सेना लेकर आसफ खान रानी दुर्गावती से लड़ने के लिए रवाना हुआ। रानी दुर्गावती को इस आक्रमण की अपेक्षा नहीं थी, पर जब सेना दमोह पहुंची तो रानी की सैनिकों में हलचल मच गई। रानी के पास सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। ऐसे में कूटनीतिज्ञ आधार सिंह ने कहा था कि युद्ध टाल दिया तो बेहतर होगा, पर रानी ने कहा, मैं नारी हूँ, युद्ध क्षेत्र से भाग जाना वीरों का, क्षत्रियों का, साहसियों का काम नहीं। यदि प्रजापालक ही भाग जाए तो उसकी प्रजा उसको क्या सम्मान देगी? मैं अपनी जान कुर्बान करना अपना सम्मान समझती हूँ। रानी ने 20,000 सैनिकों को लेकर वहाँ ऐसे दुर्गम स्थान पर युद्ध करना चाहती थी जहाँ कम सैनिक में भी विजय प्राप्ति हो सके तथा उन्होंने नरई को अपना स्थान चुना। आसफ खान ने आक्रमण किया। उसमें हाथियों का फौजदार अर्जुन दास को वीरगति प्राप्त हुई। यह समाचार मिलने पर रानी ने स्वयं शिरस्त्राण धारण किया और एक हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए चली। दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। उसमें आसफ खां की पराजय हुई। उसने शाही सेना का पीछा किया।
दिन अस्त होने पर प्रमुख व्यक्तियों के साथ चर्चा की और रानी ने चर्चा की और कहा कि आज रात ही अपन आक्रमण करते हैं तो शत्रु का नाश हो सकता है। पर इस प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं हुई और उसे बहुमत के आगे झुकना पड़ा। ठीक वैसे ही हुआ जैसे रानी ने सोचा था। प्रातःकाल आसफ खान ने तोपखाना लेकर घाटी में प्रवेश किया। रानी भी अपना सरमन हाथी पर बैठकर युद्ध के लिए तैयार हो गई। युद्ध प्रारंभ हुआ। वीर नारायण ने वीरता का परिचय दिया, पर इस युद्ध में वह घायल हो गया। रानी ने उसे सुरक्षित स्थान ले जाने की आज्ञा दी तथा वह शत्रुओं से लड़ती रही। रानी की सेना काफी कम हो गई थी, फिर भी निश्चय में कोई कमी नहीं थी तथा निरंतर संघर्ष करती रही। इस संघर्ष में रानी के बाई कानपट्टी में तीर लगा, वह निकालकर फेंक दिया गया। दूसरा तीर रानी को गर्दन में घुस गया, उसे भी उसने साहस करके निकाल दिया, किंतु अत्यधिक पीड़ा होने के कारण वह मूर्छित हो गई। कुछ समय उपरांत रानी को होश आया तो उसने अपने आप को शत्रुओं के साथ घेरा हुआ पाया। तब उसने आधार सिंह को कहा कि मैं अब युद्ध में हार गई हूँ और मैं शत्रु के हाथ पड़ना नहीं चाहती, तो क्यों ना आप मुझे इस खंजर से खत्म कर दिया जाए। आधार सिंह ने कहा कि मैं इस कार्य करने को तैयार नहीं हूँ। उसने कहा कि मैं आपको युद्ध भूमि से बाहर ले जा सकता हूँ, मुझे गतिमान हाथी पर विश्वास है। पर रानी ने सुनते ही गुस्से में कहा, क्या तुमने मेरे लिए यह अपमान चुना है? इसके बाद रानी ने स्वयं अपनी कटार निकाली, स्वयं पर आघात किया और वीर गति को प्राप्त हुई। अपकीर्ति के बदले उसने अपने हृदय में कटार भोंककर वीर गति को प्राप्त की। 14 जून 1563 में वह रानी दुर्गावती वीरांगना कहलाई। नरई के युद्ध से रानी दुर्गावती की कीर्ति बहुत फैल गई थी, पर सम्राट अकबर के चरित्र पर गहरा दाग अंकित हो गया था। रानी दुर्गावती ज्येष्ठ राजकुमारी थी, उसने युद्ध करना न्याय उचित नहीं था। उसने स्वाभिमानी, देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा और आत्म बलिदान की जो क्षमा जलाई है वह कभी भूज नहीं सकती। वह अमर है, अमर है, अमर है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि रानी दुर्गावती ने असाधारण साहस, योग्यता, राजनीति में निर्णय शक्ति तथा चातुर्य से अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया है। उन्होंने 16 वर्ष तक कुशलता से शासन किया। पुत्र वयस्कर हो जाने के बाद भी शासन का संपूर्ण कार्य उनके हाथों में था। रानी कुशल प्रशासिका थी, वह राज्य कार्य में सक्रिय भाग लेती थी। गौड़ राजवंश के इतिहास में जितनी कीर्ति रानी दुर्गावती ने अर्जित की थी, उतनी उस वंश में शायद ही किसी ने की हो। राज्य की सुख और धार्मिक स्वतंत्रता का विशेष ध्यान दिया जाता था। कला, साहित्य तथा संस्कृति के उत्थान के लिए वह सदैव प्रयत्नशील थी। इतिहासकार अबुल फजल ने दुर्गावती के बारे में कहा है कि दुर्गावती के संपदा और समृद्धि का वर्णन में उन्होंने कहा है कि अन्न, धन और भूमि की कोई कमी नहीं थी। रानी दुर्गावती के पास विशाल रत्न, 1400 हाथियों का समूह और गोंडवाना जैसा समृद्ध ऐसा विशाल प्रदेश था। जनता तो सरकारी सिक्कों में ही कर न चुकाकर स्वयं स्वर्ण मुद्राएं तथा हाथियों के रूप में भी वह कर चुकाती थी। इसी से उनकी संपदा का अनुभव हमें होता है। उस समय 15 वर्षों तक लगातार एक स्त्री का सफलतापूर्वक राज्य करना तथा आक्रमणों का सामना करना उनके व्यक्तित्व और सद्गुणों का परिचय देता है। मैंने उनके बारे में सिर्फ पराक्रम की चर्चा की है। उन्होंने शासक के रूप में भी बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है।
शायद हो सके तो मैं उसको और उनके शासन के बारे में अलग से वीडियो बनाना चाहूँगी। उनका 14 जून यह बलिदान दिन के रूप में मनाया जाता है। उन शासन ने भी महाविद्यालयों को, शासन को, जबलपुर में अनेक उनके कार्य आज भी उनकी गाथा याद दिलाती है। लोकगीत के बारे में उनकी गाथा हमें स्मरण देती है। ऐसी महान वीरांगना को मैं शतशः नमन करती हूँ। और ऐसी वीरांगना है जो उस समय अनेक महिलाएं पर्दे में रहती थी, जो पर्दे के बाहर निकलती नहीं थी। ऐसे समय में अगर उन्होंने ये महान कार्य किया है कि जो पुरुषी वेश में अगर वो कार्य करती है तो इतिहासकार उस समय लिख देते थे कि हाँ, रानी दुर्गावती पुरुषी वेश में लड़ी है। ऐसे महान कार्य को या ऐसे महान योद्धा को मैं शतशः नमन करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने मेरा यह वीडियो देखा, पसंद किया, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर इसमें आपको और कुछ लगा हो तो आप मुझे अवश्य कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं और आगे सुधार कर सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, शुक्रिया।